हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। आज अच्छे ही होंगे ना। अच्छे इसलिए होंगे क्योंकि पूरा बुक अच्छे से बताया गया है, समझाया गया है। और अब आ गए हम चैप्टर नंबर 6 के लास्ट पार्ट में, लास्ट वीडियो में, जहां पर हमें पढ़ना है भुगतान संतुलन के बारे में। मैंने इस चैप्टर खुली अर्थव्यवस्था रिलेटेड 2 टॉपिक ऑलरेडी बता रखा है। विदेशी विनिमय क्या होता है, विदेशी विनिमय बाजार क्या होता है। अब हमें समझना है भुगतान संतुलन क्या है। भुगतान संतुलन की बात करते हैं, इसको भुगतान शेष के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, शॉर्ट टर्म में लिखा जाता है BOP। क्या है, इसके कौन कौन से अंग है, इसमें कौन कौन से अकाउंट तैयार किया जाता है, उन सब चीज़ों की बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम तो ये समझना होगा आखिर भुगतान संतुलन होता क्या है। देखिए, हर देश विदेशों के साथ, किसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करती है। हम अपनी ज़रूरतों को अपने आप पूरा नहीं कर सकते, इसके लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने की ज़रूरत है। हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे पास जो हम इंपोर्ट करते हैं, मतलब ये होता रहता है। जो कम है वो दूसरे से मंगा लेते हैं, जो ज़्यादा है दूसरे देश को बेच देते हैं। तो ये सारा क्या है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। ये सारा मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, मतलब सारा लेन देन पैसों में होता है। किस में होता है? पैसों में होता है। और पैसों से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, उसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग करना। बिजनेस में अकाउंटिंग वर्ड का यूज़ किया जाता है। वहाँ पर वेरियस अकाउंट तैयार किया जाता है। कैश अकाउंट बनाया जाता है, लेजर अकाउंट बनाया जाता है, बैंक अकाउंट बनाया जाता है। हर चीज़ का अपना अकाउंट बनाता है, फिर पता चलता है प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। यहाँ पर तो देश की बात है। एक देश का विदेशों को किया गया किसी भी प्रकार के व्यापार का भी तो लेखा जोखा होना चाहिए, हिसाब किताब होना चाहिए। क्योंकि जब एक कंपनी अपने करोड़ों रुपए का, यहाँ पर तो अरबों की बात होती है। यहाँ पर तमाम कंट्री के साथ, विश्व के कई सारे सैकड़ों कंट्री के साथ लेन देन होता है। हर कंट्री के साथ जितना लेन देन होता है, कितना आया कितना गया, उसका हिसाब किताब तो रखना होगा। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी ट्रांजैक्शन को हिसाब किताब रखना होता है। तो ध्यान में रखना, एक देश के सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लेखा जोखा रखने वाली किताब को, लेखा जोखा रखने वाले स्टेटमेंट को ही भुगतान संतुलन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होता है, इसलिए यहाँ पर का जो बैलेंस होता है इसका हमेशा इक्वल आता है। इसलिए इसको बोलते हैं भुगतान संतुलन। ठीक है, मतलब साफ है, विदेशों को किए गए किसी भी प्रकार का, मतलब एक देश का विदेशों के साथ किए गए सभी प्रकार के आयात और निर्यातों का संपूर्ण विवरण होता है भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन एक देश के दूसरे देश के साथ निश्चित अवधि में किए गए सभी प्रकार के आर्थिक लेन देन या प्राप्तियों या भुगतानों का संपूर्ण विवरण होता है, संपूर्ण स्टेटमेंट होता है। जहां पर कुछ भी हो, चाहे वो 1 रुपए हो, 1 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, 1000 करोड़ हो, जो भी हो, जो भी ट्रांजैक्शन होता है, किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन होता है, उन सबको प्रॉपरली हिसाब किताब रखा जाता है। और इसी हिसाब किताब को ही भुगतान संतुलन के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। अब अलग अलग लोगों ने इनको एक्सप्लेन किया है। बेनहम ने एक्सप्लेन किया है, एक देश का भुगतान संतुलन निश्चित अवधि के भीतर उसके बाकी विश्व के बाकी देशों के साथ किसी प्रकार के मौद्रिक सौदों का लेखा जोखा होता है। जबकि वॉल्टर क्रॉस के शब्दों में भुगतान संतुलन किसी देश के निवासियों एवं बाकी विश्व के निवासियों के बीच किसी समय विशेष के सामान्य में से एक वर्ष में संपूर्ण किए गए समस्त आर्थिक साधन का एक व्यवस्थित लेखा जोखा होता है। मतलब अगर हम देश टू देश की बात करते हैं, देश में रहने वाले, क्योंकि देश क्या, देश के नागरिक ही करेंगे। देश के नागरिकों का विदेशों के साथ किए गए सभी प्रकार के लेन देनों का एक व्यवस्थित विवरण होता है, एक व्यवस्थित लेखा जोखा होता है। नॉर्मल लैंग्वेज क्या है, एक प्रॉपर अकाउंटिंग होता है। और इस अकाउंटिंग में सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करते हैं, सारे, चाहे वो एक व्यक्ति ने विदेशीगत किया गया हो, एक कंपनी ने किया हो, सरकार ने किया हो, गैर सरकारी संस्थाओं ने किया हो, कुछ भी अगर देश से बाहर को गया है और बाहर से देश के अंदर आया है, उसका प्रॉपर लेखा जोखा होता है। हम जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ लेखे के दायरे में आता है। हमने क्या नहीं, हर चीज़ का लेखा जोखा सरकार के द्वारा किया जाता है और सरकार की संस्था करती है, केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। तो जब हम बात करेंगे इसमें किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं, क्या क्या लेखा जोखा होता है, तो मैं कहूँगा सभी प्रकार के सौदों का होता है। लेकिन इसको कैटेगरी बांटेंगे तो उसकी मुख्य 3 कैटेगरी है। सभी प्रकार की दृश्य मदों का लेखा जोखा होता है। दृश्य मदे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आइटम्स जो फिजिकल फॉर्म होता है, भौतिक वस्तुएं होती हैं जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब कुछ, जैसे मशीनें, ठीक है,
फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रिक आइटम, जहाज़ें, गाड़ियाँ, कुछ भी फिजिकल आइटम जो कुछ भी होता है, खाने पीने का आइटम, कपड़े हो गए, मसाले हो गए, अनाज हो गए, ठीक है ना, हथियार हो गए, टैंक हो गए, ये सब जो लेन देन होता है जो हम देख सकते हैं सामने, इन सबको दृश्य मदे कहते हैं। उसके अलावा कुछ मदे ऐसी होती हैं जो देख नहीं सकते लेकिन उसके बड़ी वैल्यू होती है, जिसको बोलते हैं सेवाएं, इनविजिबल गुड्स, सभी सेवाएं जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता, जिसमें होता है सॉफ्टवेयर हो जाता है, मेडिकल सर्विसेज हो गया, इंश्योरेंस सर्विस हो गया, एजुकेशन सर्विसेज हो गई, ठीक है, टूरिज्म हो गया, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल होती है और इसकी बहुत भारी कीमत होती है, आप सबको पता है। फिर होता है पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतानों को, जो पूंजीगत जो गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट के द्वारा जो कैपिटल ट्रांसफर, जैसे उधार लेना हो गया, इन्वेस्टमेंट करना हो गया, सिक्योरिटी परचेज करना हो गया, बॉन्ड का हो गया, इन सभी चीज़ों को इसके अंदर। इसके अलावा इसमें एक आइटम और होता है, वो है एक पक्षीय अंतरण। एक पक्षीय अंतर, अब ये एक पक्षीय अंतरण क्या होता है, यूनिलैटरल पेमेंट बोलते हैं, जैसे दान हो गया, दान, दक्षिणा, गिफ्ट वगैरह, ये सब कुछ भी इसके अंतर्गत शामिल होता है, क्योंकि ये भी पैसों के रूप में होता है, इसका भी अपना मूल्य होता है। तो जब भुगतान संतुलन की विशेषताओं की बात करते हैं तो इसकी अपनी कुछ विशेषता है। नंबर 1, इसमें प्रॉपर हर चीज का प्रॉपर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, प्रॉपर अकाउंटिंग होती है, कौन सा मद है, दृश्य मद है या अदृश्य मद है, या कौन से सौदे हैं, क्या इसको चालू खाते में रखा जाएगा, पूंजीगत खाते में रखा जाएगा, प्रॉपर अकाउंटिंग होती है। ये इसका लेखा जोखा एक निश्चित समय अवधि का होता है, टाइम पीरियड होता है, क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉपर अकाउंटिंग ईयर के अंदर ही हो सकता है। इसकी व्यापकता है, इसमें सभी प्रकार की मदों को, सभी प्रकार की मदें शामिल होती हैं, कुछ भी नहीं छोड़ता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सरकारी हो गैर सरकारी हो, दान का हो, कुछ भी हो। ये स्वसंतुलित होता है क्योंकि यहाँ पर हम दोहरा लेखा प्रणाली शामिल करते हैं। ये दोहरा लेखा प्रणाली में के अंतर्गत होता है, तो जब डेबिट और क्रेडिट इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं तो इन दोनों के इसके लिए इसका अकाउंट हमेशा बैलेंस होता है, बराबर होता है। हालांकि कभी कभी ये क्या डिसबैलेंस भी होता है। इसकी सावरी एंट्री दोहरा अंकर डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है और ये ऑटोमेटिक एडजस्टेबल होता है। ये जो डिफरेंस होता है ऑटो एडजस्ट कर लेता है, इस खाते की सबसे बड़ी विशेषता होती है। आगे बढ़ते हैं, भुगतान संतुलन की संरचना कैसे तैयार होता है। अकाउंट, जैसे अकाउंटिंग करते हैं हम लोग ना 12th में, जो भी आपके पास अकाउंटिंग होता है आपको पता है कि वेरियस टाइप के अकाउंट बनाए जाते हैं, यहाँ पर भी अकाउंट तैयार होते हैं। और ये जो अकाउंट होता है दो कैटेगरी में, एक होता है आपका चालू खाता और दूसरा होता है पूंजी खाता, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। चालू खाते के अंतर्गत सभी प्रकार के चालू मदों को शामिल किया जाता है। चालू मदे मतलब वो मदे जो एक निश्चित, मतलब जो भी स्पॉट मार्केट के अंतर्गत ट्रांजैक्शन होते हैं, करंट नेचर के होते हैं, जिनका ट्रांजैक्शन डेली नेचर का होता है, मतलब जो किस नेचर के होते हैं, जो डेली नेचर के होते हैं, जिससे एसेट्स और लायबिलिटी पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता होता है, उसको चालू खाते के अंतर्गत। लेकिन जो लॉन्ग टर्म आइटम होते हैं, जिनका सरकार की संपत्ति और दायित्व का सीधा प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, उसको इसमें खासकर जैसे होता है इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश। इसमें निवेश को शामिल किया जाता है, जैसे कर्जे को शामिल किया जाता है, ये पूंजी खाते का मदे होती हैं। अब इन दोनों के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है उसको शामिल करते हैं। सबसे पहले चालू खाता। चालू खाता एक ऐसा खाता, जैसे मैं अभी समझाया, जिसमें वस्तु और सेवाओं के आयात निर्यात को, एक पक्षीय भुगतानों को शामिल किए जाते हैं और इसमें वास्तविक व्यवहार लिखे जाते हैं, जो रियलिटी में होता है, जो ऑन द स्पॉट डेली नेचर के होते हैं, जिसका लेन देन प्रॉपर वे में किया जाता है। अगर हम चालू खाते के अंदर क्या क्या शामिल होता है उसकी बात करते हैं। चालू खाते में मेनली 3 आइटम शामिल होते हैं। नंबर वन होता है व्यापार माल खाता, मतलब इसके अंतर्गत सभी प्रकार के दृश्य मदों के आयात और निर्यात को शामिल किया जाता है। जो भी हमने आयात किया, जो भी हमने निर्यात किया, उन सबको यहां पर लिखा जाता है। जो भी आयात करेंगे उसको हम इसके डेबिट अकाउंट में, जो भी निर्यात करेंगे उसको हम इसके क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं। और जो आयात और निर्यात करते हैं केवल और केवल दृश्य मदों को शामिल करते हैं, इसीलिए इस खाते का एक और नाम रखा गया है, इसको बोलते हैं व्यापार शेष। क्या बोलते हैं? व्यापार शेष। इंग्लिश में बोलते हैं इस चीज को, इस अकाउंट को बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्योंकि यहां पर केवल और केवल दृश्य मदों को शामिल किया जाता है, तो इसका जो बैलेंस आता है
इसका बैलेंस कुछ भी आ सकता है, इसका बैलेंस संतुलित हो सकता है। कैसा हो सकता है? संतुलित हो जाता है, मतलब जितना भी एक्सपोर्ट है इक्वल टू इंपोर्ट हो जाएगा। पहला, इसका जो बैलेंस होता है वो सरप्लस में आ सकता है, अधिक, ठीक है, मतलब जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है और इंपोर्ट कम होता है। और तीसरा, ये जो है घाटे में आ सकता है, मतलब जब एक्सपोर्ट कम होता है और इंपोर्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल दृश्य मदों को शामिल करेंगे। हालांकि डबल एंट्री में होता है, लेकिन केवल क्योंकि हम किसी देश के हो सकता है वस्तु का इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करें, तो ये नेगेटिव हो सकता है। तो व्यापार माल खाता या फिर व्यापार शेष, जिसको बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं BOT, ये नेगेटिव, पॉजिटिव या इक्वल कुछ भी हो सकता है। अब दूसरा होता है दृश्य खाता। ये एक ऐसा खाता होता है जिसमें सभी प्रकार की सेवाओं के आयात निर्यात, सेवा मतलब सर्विसेज। तो यहां पर जब हम सेवाओं की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, सेवाएं, तो सेवाओं को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होता है साधन सेवाएं, साधन सेवाएं, और दूसरा होता है गैर साधन, गैर साधन सेवाएं, नॉन फैक्टर सर्विसेज, और उसको बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। इसके अंतर्गत जो भी फैक्टर सर्विसेज है, इसमें सभी प्रकार के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को शामिल किया जाता है। फैक्टर सर्विस के अंतर्गत हम क्या शामिल करते हैं? हम यहाँ पर पूंजी को शामिल करते हैं, यहाँ पर इसके अंतर्गत हम श्रम को शामिल करते हैं, और इसके अंतर्गत हम साहसी को शामिल करते हैं, भूमि को, क्योंकि भूमि का एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो सकता। तो इसकी जो भी वैल्यू होती है, उस वैल्यू का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कुछ पैसा आता है कुछ जाता है। श्रम वाले आते हैं काम करने, हमारे यहाँ से लाखों लोग हर साल विदेशों को काम करने जाते हैं, तो उनका वहाँ से बदले में वो पेमेंट अपने घर को भेजते हैं, तो कितना पैसा आया, यहाँ पर जो काम करने हैं तो वो अपने घर में कितना पैसा गया, इन सबका प्रॉपर यहाँ पर अकाउंटिंग होता है। तो ये तो साधन सेवाएं की। लेकिन दूसरा गैर साधन सेवाएं, जो साधनों के अलावा होता है, जिसमें बैंकिंग सर्विसेज हो गई, ठीक है, जिसमें टूरिज्म हो गया, जिसमें बीमा हो गया, सभी प्रकार के यहाँ पर सॉफ्टवेयर्स हो गए, ठीक है, या फिर सलाहकार सेवाएं हो गई। तो तमाम सेवाएं होती हैं जो गैर साधन सेवाओं के अंदर, इन सब के आयात निर्यात को भी यहाँ पर शामिल किया जाता है। और यहाँ पर भी ये भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि ये एक अंग है चालू खाते का। तीसरा होता है एक पक्षीय अंदर, वस्तु और सेवाओं के बदले में बहुत सारा ट्रांजैक्शन ऐसा होता है जो एक पक्षीय होता है, या तो केवल जाता है या फिर केवल आता है, मतलब इसके बदले में ना कुछ दिया जाता है, बदले में कुछ लिया जाता है। ये एक पक्षीय ट्रांजैक्शन होता है, यूनिलैटरल पेमेंट बोलते हैं, ट्रांसफर सर्विस बोलते हैं इसमें, जिसमें सभी प्रकार का चंदा, सभी प्रकार के दान, सभी प्रकार के ग्रांट, इसमें के अंतर्गत सभी प्रकार के गिफ्ट, ठीक ना, शामिल होते हैं इसके अंतर्गत, क्योंकि इसके बदले में कुछ भी ना लिया और ना कुछ भी दिया जाता है, ठीक है। फिर होता है पूंजी खाता। पूंजी खाता का एक देश के निवासियों के दूसरे देश के निवासियों के साथ, एक देश की सरकार का दूसरे देश की सरकार के साथ, एक देश की कंपनी का दूसरे देश की कंपनी के साथ किए गए ऐसे ट्रांजैक्शन जिससे उसके परिसंपत्ति और दायित्वों में परिवर्तन होता है, डायरेक्टली उसके एसेट्स और लायबिलिटी पर इफेक्ट होता है, ऐसे ट्रांजैक्शन को शामिल किया जाता है। जैसे भारत ने जो है राफेल का अभी सौदा किया इसके साथ, फ्रांस के साथ, तो ये जो है इसके अंतर्गत लिखा जाएगा, क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म का होता है, कई साल 10 से 12 साल के अवधि का होता है। इंडिया और जापान के बीच में बुलेट ट्रेन का जो सौदा हो रखा है, ऐसे सौदे जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, जो उस कंट्री के एसेट्स और लायबिलिटी को डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं, उसको शामिल किया जाता है। जब हम पूंजी खाते की मदे को शामिल करेंगे, सर सबसे पहला आता है सरकारी सौदे, सभी प्रकार के सरकार के सौदे, चाहे वो सरकार के द्वारा लिया जाने वाला लोन की बात करते हैं, सरकार को दिए जाने वाले लोन की बात करते हैं, निवेश की बात करते हैं, सभी प्रकार के गैर सरकारी निजी सौदे, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशों के द्वारा हमारे देश में किया गया निवेश, हमारे देश का विदेशों में किए गया निवेश की बात करते हैं, सभी प्रकार के संस्थागत निवेश की बात करते हैं, और सभी प्रकार के ऋण की बात करते हैं जो लोन द्वारा लिए जाते हैं, मतलब इसमें डायरेक्टली लोन और इन्वेस्टमेंट की बात होती है। तो यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है FDI, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, और दूसरा होता है विदेशी संस्थागत निवेश। तो हमें इस चीज को समझना होगा कि ये FDI क्या होता है, ये FDI क्या होता है, और दूसरा FII क्या होता है। अगर FDI की बात करते हैं, इसको बोलते हैं विदेशी
प्रत्यक्ष निवेश, थोड़ा सा एग्जांपल मेरे को समझो। ये एक ऐसे प्रकार का निवेश इन्वेस्टमेंट होता है जहां पर कोई भी विदेशी संस्था घरेलू देश में, जैसे हमारे देश में घरेलू देश में क्या करती हैं, स्वयं अपना बिजनेस संचालित करती हैं, स्वयं बिजनेस को संचालित करें अपने दर में, मतलब पूरा रिस्क बिजनेस को चलाने का वही लेते हैं। हमारे देश में तमाम कंपनियां हैं, जैसे मैकडोनल्ड है, ठीक है, सॉरी आपका बर्गर किंग हो गया, या फिर डोमिनोज हो गया, फोर्ड है, ठीक है, होंडा है, ये सारी कंपनियां जो रन कर रही है, काम कर रही है, ये सब विदेशी कंपनियां जो हमारे यहाँ पर खुद अपना बिजनेस, हमारे यहाँ पर उन्होंने फैक्ट्री लगाया, यहीं पर प्रोडक्शन करते हैं और यहीं पर सेलिंग करते हैं। तो जो पैसा वो बाहर लेके लगाया उसको बोलते हैं FDI, और ऐसे करोड़ों इन्वेस्टमेंट डेली आता है। दूसरा होता है FII, ये वो है, इसको बोलते हैं विदेशी संस्थागत निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश, इसको पोर्टफोलियो निवेश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो निवेश, ठीक है। ये एक ऐसा निवेश होता है जहां पर डायरेक्टली बिजनेस ही किया, तो यहां पे ऑलरेडी बसे बसाई कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे टाटा की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, रिलायंस की कंपनी इन्वेस्ट कर दिया, गवर्नमेंट के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर दिया, ये खुद बिजनेस चलाते हैं, ये देश के अंदर मौजूद किसी बिजनेस में पैसा डालते हैं, इसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये व्यापार चलाने का रिस्क नहीं लेते, ये देखते हैं कहां पर फायदा हो रहा है वहां पर, और इंडिया में भी काफी FII आता है और इंडिया पे इनका बहुत बड़ा सोर्स है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में क्या अंतर है। तो दोनों में अंतरों की बात करते हैं। सबसे पहला सामग्री, व्यापार संतुलन के अंतर्गत केवल और केवल दृश्य मदों को ही शामिल किया जाता है, जबकि भुगतान संतुलन के अंतर्गत सभी प्रकार के दृश्य, अदृश्य, पूंजीगत, एक पक्षीय अंतरण को, मतलब व्यापार संतुलन में केवल एक ही मद आती है और भुगतान संतुलन में सभी। जानकी, व्यापार संतुलन केवल और केवल दृश्य मदों के व्यापार को बताता है और यह सभी प्रकार के आर्थिक लेन देनों को बताता है। भुगतान संतुलन, संतुलन की बात करते हैं, व्यापार संतुलन का संतुलित होना कोई आवश्यक नहीं है, संतुलित हो भी सकता है, ये सरप्लस भी हो सकता है, ये डेफिसिट भी हो सकता है, लेकिन भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित होता है। नेक्स्ट है उदाहरण। अगर उदाहरण की बात करते हैं, एक देश का दूसरे देशों के साथ किसी प्रकार के दृश्य वस्तुओं की, फर्नीचर का, किसी प्रकार के आयात निर्यात होता है, और यहाँ पर सभी प्रकार के संस्थागत, गैर संस्थागत, सरकारी, गैर, सब कुछ शामिल होता है। तो इसके बीच में, ठीक है, भुगतान, व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का एक भाग है, और भुगतान संतुलन किसी भी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, अंतर्राष्ट्रीय लिमिट को बताइए, किसी देश को डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करता है, जबकि ये केवल और केवल व्यापार को बताता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस अक्सर आता है, 2 या 3 नंबर में ध्यान में रखना है। तो कैसा लगा आपको आज की क्लास? और यहीं पर ही समष्टि अर्थशास्त्र के पूरा कोर्स कंप्लीट होता है। अगर समष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड कोई डाउट रह गया है तो बताइएगा, कोई टॉपिक रह गया है वो ही बताइएगा। हालांकि व्यूज़ नहीं आने के बाद भी तमाम मैंने आपको 29 डेज दिया है यहाँ पर, और 29 डेज के अंतर्गत आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया है। जिस तरह से मैंने ऑनेस्टली यहाँ करवाया, उसी तरह मैं आपको वेस्टी अर्थशास्त्र का भी करवाऊंगा। तो कल से वेस्टी अर्थशास्त्र का ठीक इसी टाइम पे, जैसे कि वो समष्टि अर्थशास्त्र का वीडियो मिला है, अपडेट मिलता रहेगा। जब तक देखिए, अलविदा, बाय एंड। हाँ, आपका काम क्या है? बस शेयर करना और लाइक करना, उसके लिए आपको पैसे नहीं देने। तब तक थैंक यू एंड बाय।